नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ये दोस्त आपके सामने मौजूद है बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी प्यारी सी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए। और दोस्तों ये जो जानकारी है इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस पोस्ट पर भर्ती होनी है वो मतलब जो डिपार्टमेंट है वो है ये वाला, है ना, रिस्क मैनेजमेंट। रुको एक सेकंड, ये अब दिखेगा, है ना, ये आपको दिख रहा है, रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिपार्टमेंट में है। दोस्तों इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी भर्ती है और साथ में रेगुलर वाले पे भी है। ठीक है, याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट का जो है आप दो तरह की पोस्ट देखेंगे दोस्तों, एक होगी आपकी हेड वाली और एक होगी डिप्टी हेड वाली। ठीक है ना, हेड वाली और डिप्टी हेड वाली जितनी भी आपको दिखेंगी ना, मतलब जिसमें भर्ती होगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिप्टी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उसमें हेड और डिपार्टमेंट हेड की जितनी भर्ती होंगी सब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिखेंगी। और जितनी भी आपको सीनियर मैनेजर वाली भर्तियां दिखेंगी सब की सब आपको रेगुलर मिलेंगी। मैं बता दूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने साल तक आपको मिनिमम करना पड़ेगा, 5 साल तक आपको करना पड़ेगा। 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहीं अगर आप रेगुलर वाली करते हैं तो आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बॉन्ड साइन करवाया जाएगा दोस्तों, है ना। बॉन्ड जो रहेगा वो 3 साल का रहेगा। और अगर 3 साल से पहले किसी ने छोड़ा, है ना, रेगुलर वाले की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले का तो 5 साल का ही है, 6 महीने की ट्रेनिंग है। अब रेगुलर वाली जितनी रहेंगी वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट रहेंगी, है ना, तो उनमें 12 महीने की यानी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और 3 साल मिनिमम आपको जॉब करना पड़ेगा। और 3 साल के बीच में अगर आपने छोड़ा रेगुलर वालों ने तो उन्हें 1.5 लाख तक का जो है बॉन्ड रहेगा, वो 1.5 लाख पहले भरने पड़ेंगे तभी वो छोड़ पाएंगे। और एक बात बता दूं, रेगुलर में जो 1.5 लाख की सैलरी भी है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बनना है आपको तो 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर आपको रेगुलर में जाना है तो आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, 5 साल का मांगा गया है, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लिए आप भरेंगे रिस्क एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो इतनी कुछ ये तो थी ओवरलाइट जो मैंने आपको बताई, है ना, याद रखेंगे। और इसमें 55 तक की उम्र है, 55, 32 मिनिमम है और 55 मैक्सिमम है, किसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और जो रेगुलर बेसिस है दोस्तों इसमें 27 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, हेड और डेप्टी हेड वाली जितनी पोस्ट आएंगी वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 5 साल की नौकरी है, करनी पड़ेगी, उसके बाद वो बढ़ाया जा सकता है। और जितनी भी सीनियर मैनेजर वाली आएंगी वो सारी की सारी रेगुलर है ना। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में आपकी मैक्सिमम 55 है और मिनिमम 32 साल आप होने ही चाहिए। और रेगुलर में आप मिनिमम 27 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 40 साल के होने चाहिए। और आप याद रखिए दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और दोनों के लिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ MBA है। ठीक है, अगर आपने और डिप्लोमा, अगर आपने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया वो जो होती है ना PGDBM अपनी, है ना, PGDBM करते हैं कुछ लोग मैनेजमेंट में करते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो करते हैं PGDM वाले, या मैनेजमेंट MBA आपने किया हुआ है, 2 साल का कोर्स किया हुआ है, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ये एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, आखिरी डेट याद रखिएगा 15 मार्च है इसको भरने की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च है। अब क्या हुआ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की आप साइट पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ये अभी 23 फरवरी से है, लेकिन इन्होंने क्या ना 2 नोटिफिकेशन दिए हैं। ठीक है, 2 नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, तो मैं दोनों को बता देता हूं आपको कि कैसे क्या करना है ना, उस अच्छे से समझ लीजिए सारा कुछ। ठीक है, और फिर अपन पूरी बात करेंगे। हालांकि मैंने अभी आपको हाईलाइट हल्की सी दे दी है कि क्या कैसे करना है। ठीक है, और कुछ कुछ मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं और फिर आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, ये तो पॉइंट आप समझ गए, है ना। अच्छा, अब याद रखिए कि जो मैं आपको यहाँ पर कोई भी बात बताऊंगा और आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रहे ना तो आपको मुझे तुरंत मैसेज करना है, तुरंत बताना है। ठीक है, आप कैसे समझ में आएगा आपको मैसेज, ये देखो, ये मेरा चैनल है दोस्तों, आप सभी जानते हो इसके बारे में, पूरी तरीके से अवगत हो आप सबके सब, है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, ये इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये है डिस्कशन विद मनोज, ये चैनल है मेरा, आप देख रहे हैं। ये रहा दोस्तों, दिख रहा है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, ये फेसबुक की आईडी है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। क्या सारे क्वेश्चन आपके उस पर आप नहीं कर पाते हो, मुझे मालूम है। ठीक है, आप इस चैनल पे जाओगे ना, आपको मैं एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान सुनना, प्लेलिस्ट में जाना। ये देखो आखिरी वीडियो मेरा एपेक्स बैंक का है, अभी डला हुआ है ना, इस पर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कमेंट आप करते हो ना, मैं पक्का बताता हूँ। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन इसमें समझाता हूँ। यहाँ देखो जरा, ये आपको दिख रहा होगा ये देखो, एम्प्लॉयमेंट, ये रहा, ये दिख रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। इसमें सारे अपडेट्स आते हैं दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, इसे मैं हमेशा बनाता हूं। और दोस्तों आपके लिए जो PDF मैं बनाता हूं ना, उसको हमेशा शॉर्ट में समझाता हूं, मतलब खुद मैं बहुत पढ़ता हूं। ठीक है, आप बहुत खुद पढ़ने के बाद ही उस वीडियो को मैं बनाता हूं, ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। क्योंकि मालूम है कि आपके पास अब देखो वैसे ही दिनचर्या के बहुत सारे काम है और आप फ्रस्ट्रेशन अलग हो, और उसमें भी अगर इतनी सारी चीज़ें पढ़ने पड़े तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, आप ये प्लेलिस्ट दिख रहे हैं आपको, आप इसको फॉलो करो,
है ना। और मैंने बताया आपको ये इसको क्लिक करोगे ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुल जाएगी, तो आप वहां जाकर के फॉलो कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट करोगे तो भी आंसर दूंगा, मैं देता ही हूं, ठीक है। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था एपेक्स बैंक का, उसको देखो दोस्तों, और यहां जाइए प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी ना एम्प्लॉयमेंट वाली, और आप वीडियो सेक्शन में भी जा सकते हो। देखो मैंने सब डाले हुए, वाइस चांसलर डायरेक्टर की कहीं भर्ती है, या रिक्रूटमेंट ऑफ अपर डिविजनल क्लर्क है, ये देखो ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इस तरह से, और सीमेट अगर आप मैनेजमेंट का दे रहे हैं तो सीमेट के बारे में आपने सुना होगा, आरबीआई में भी वैकेंसी खुली है एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस लोगों के लिए, है ना। एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर की भी खुली हुई है। तो इन सब पोस्टों के बारे में और इनके बारे में जानिए, थोड़ा सा देखिए, ठीक है दोस्तों। इनकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपको वो दोनों पीडीएफ कैसे मिलेंगे। क्या है देखिए, दोनों पीडीएफ का मामला क्या है पहले समझ लीजिए। एक तो ये पीडीएफ हो गई, एक और है दोस्तों, एक ये यहां पर ये अडेंडम नाम से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या किया है इन्होंने दोस्तों कि ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इन्होंने इन 5 पोस्ट के बारे में जानकारी दी है और उनके लिए कहा है कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब पहले कुछ और रही होगी, अब इन 5 के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। यानी कि आपको क्या होना चाहिए मैं बता देता हूं, आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, है ना, या फिर आपको डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में, ठीक है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, बस बात खत्म हो गई। नीचे जो लिखा उसको ध्यान मत दीजिए, ये प्रेफर्ड है। अगर ये इनने यहाँ से आपने कुछ भी किया है तो ये आप देख सकते हैं, जो जानते होंगे वो जान ही रहे होंगे, ठीक है। ये पोस्ट है, देखो मैंने कहा था ना हेड और डिप्टी हेड, है ना। अब ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अब इसमें ये पोस्ट है, एक इसमें एक ये पोस्ट है, इसमें एक एमएसएमई क्रेडिट रिस्क में, रिटेल क्रेडिट रिस्क में, इंटरप्राइज एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो इस तरह के खूब सारे रिस्क मैनेजमेंट में ऑप्शन। तो इनने क्या किया दोस्तों, ये दूसरा नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये अडेंडम में याद रखना, मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसका नाम याद रखना। अडेंडम में इन्होंने अलग से जारी किया 23 फरवरी को, और इसमें इन 5 पोस्टों के बारे में बताया कि इनके ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, और बाकी सबके लिए कह दिया कि बाकी सब जो है बिल्कुल वैसा का वैसा सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और ये 5 आपको कहां मिलेंगे, शुरू में ही मिल जाएंगे पीडीएफ में। ये देखो जरा, अब ये एडवर्टीजमेंट है। अब आप इसमें जैसे नीचे जाओगे तो आपको दिख रहा है, ये देखो रिस्क मैनेजमेंट यही है, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। तो ये वही 5 पोस्ट हैं लाइन से जो दिख रही हैं आपको, 4, 5, है ना। और आप सबको देख रहा होगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। सारी जितनी भी हेड डिप्टी हेड है ना, सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो सर रेगुलर वाली कहाँ होंगी, रेगुलर वाली ये देखो यहाँ से शुरू हो जाएगी, दिख रहा है रेगुलर लिखा वो मिला आपको, ये रहा। और देखो जरा पोस्ट क्या है, सीनियर मैनेजर। डिपार्टमेंट वही है, अब उसी डिपार्टमेंट में तो हेड भी होता है और सीनियर मैनेजर भी होता है ना, समझ गए आप सभी के। सीनियर मैनेजर जितने भी दिखेंगे सीनियर सब देखो रेगुलर पोस्ट है ना। और इनमें पोस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। और इनकी भी क्या क्वालिफिकेशन है, सेम एमबीए होगा या तो फिर डिप्लोमा होगा आपके पास, तो आप इसे भर सकते हो। और यहाँ देखो जरा, जितनी भी सीनियर मैनेजर है उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, और 3 साल आपने इस डिपार्टमेंट में काम किया हो, ऐसा कहने का मतलब है मिनिमम। ये देखो 5 साल, और जो 3 लिखा है ना, 3 साल मतलब ये जो ये जैसे ये देखो सीनियर मैनेजर रूरल एंड एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है, ये लोन वाला, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि 3 साल आपका एग्रीकल्चर लोन में रहा हो, समझ गए। और ये देख लो उम्र 27 से 40 है। और वहीं आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में पहुंचोगे ना, ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में पहुंचे तो देखो जरा, मिनिमम 32-55, ठीक है, रेगुलर में 27, मिनिमम 40, ठीक। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों, बस एक्सपीरियंस का फर्क है। ये देखो यहाँ 10-10 साल का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और कहेंगे कि 8 साल मिनिमम आपने उस डिपार्टमेंट में काम किया हो जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई हेड और डिप्टी हेड बनना चाहता है बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल सेक्टर का, तो ये देखो उन्होंने 8 साल बोला हो, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूट बैंकिंग में आपने किया हो, ठीक है। बस इतना है दोस्तों, बाकी एमबीए और सब कुछ वैसे ही, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भरने से मतलब है। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है एंड यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, आई मस्ट से, है ना। सो प्लीज फॉलो दिस। और दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करो, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या कैसे होना है, वो सारी जानकारी मेरा देने का काम है। मैं दिन भर साइट्स पे बैठा रहता हूँ अलग अलग, और दिन भर, है ना, और मैक्सिमम डिले में 1 दिन का करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। नोटिफिकेशन चाहे जैसा भी हो, कोई भी न्यूज क्यों ना हो, मैं आपको हमेशा देता हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके रखो। और दोस्तों देखो, मान लो आपने ये चीज नहीं भी की हो ना, तो अपने फेसबुक आईडी में डाल दिया करो, ठीक है। देखो क्या होता है दोस्तों, मैं एक चीज आपको समझाता हूं कि थोड़ा फरिश्ता टाइप का बनिए, है ना। आपके काम की चीज नहीं तो उसे जाने मत दीजिए, उसे उठा करके शेयर कर दीजिए, क्या पता किस बेचारे काम का हो। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और अब बस मैं इससे आगे क्या बोल सकता हूँ। तो आप किसी की मदद कर देंगे तो रिटर्न में कुछ ना भी मिले तो क्या कोई बुराई है ना, समझ गए आप सभी के सभी। वैसे ज़माना खराब है, मदद तो हम कर ही सकते हैं। जब मैं आपके लिए पूरा दिन पढ़ सकता हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मेरे लिए क्या सभी के लिए इतना कर सकते हो कि उन तक ये वीडियो आप पहुँचा सको, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए, बस आपको डाल देना, जो जो होगा वो देख लेगा। क्योंकि क्या होता है तो सभी आलस कर जाते हैं ना, कई बहुत सारे परेशान भी कि क्या जॉब करें क्या करें, समझ नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए मेरी बातों को, अब आपसे अच्छा कौन समझेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी। आपको क्या करना है, देखो गूगल पे जाना है, ठीक है। ये गूगल मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसमें आपको BOB सर्च कर देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ, ठीक, एक सेकेंड। हाँ ये देखो,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसमें BOB सर्च मार देना है, नीचे आपको दिख गया होगा, ये आ गया आपके, बस इसको सर्च मार दो, है ना, क्लिक कर दो इस पर, ये ओपन हो जाएगी साइट्स, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जाओगे तो सबसे पहली वाली में नहीं जाना है, देखो नीचे जाना, थोड़ा सा कैरियर दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अभी क्लिक हो रहा होगा और ये देखो ये साइट खुल गई इनकी, ठीक है। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और ये दिख रहा है करंट अपॉर्चुनिटी, इसमें जा करके नो मोर, है ना, नो मोर में क्लिक कर दिया तो ये ओपन होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आ गए हम। अब इसमें आपको ये जो पहली वाली दिख रही है, ये वाली वैकेंसी, ये देखो 15 मार्च इसमें लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 15 मार्च, ठीक है। इसमें आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस हमें अभी समझना है, इसकी PDF चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना लिखा हुआ, बस इसी पे क्लिक कर दो यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो लिखा है ना रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस, इसमें मैंने क्लिक किया और ये मुझे एक नए इंटरफेस की तरफ ले जाएगा और यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि ये जो 2 PDF दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों की PDF की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। और ये पेज की मतलब ये अगर आप चाहते हो कि सीधे मैं इस पेज पे आऊँ तो भी मैं आपकी इसकी लिंक दे दूंगा, अप्लाई नाउ पे आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, है ना। अब चलिए इन्हीं दोनों, ये देखो एडेंडम लिखा और ये एडवर्टीजमेंट है, तो आप समझ गए ना क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं, अब जैसे देखो इस अडेंडम को अगर मैं ओपन करूं तो क्या मिलेगा आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये 24 फरवरी का है, आप देखना वही खुलेगा जो मैंने वहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये देखो मैंने कहा था ना, वही 5 पोस्ट के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है, 24 फरवरी की लास्ट डेट है। और दोस्तों पोस्टिंग आपकी मुंबई होगी इनके हिसाब से अभी, लेकिन ये इनका कहना है कि अभी ये टेम्परेरी है, कहने का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया का है, लेकिन मेन जो है ये मुंबई का बता रहे हैं अभी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं वापस से अपने उसमें, ठीक है। और मैं अब आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पढ़ूंगा, बाकी सब तो मैंने आपके लिए बता दिया है, क्या जरूरी है बस वो समझना है ना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो सारी बातें मैंने आपको बता दी, 600 का जो है चार्ज लगना है आपके जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, है ना, और जितनी भी वुमेन है सबके लिए 100 रुपये का ही फॉर्म है, तो देखो महिलाओं आप तो इसका फायदा उठाओ, ठीक है। चलिए अब इसको फुल पेज कर करके अब अपन इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपने क्या देखा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम देखो 6 महीने का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, 6 महीने से कम का, तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब आपने एक्सपीरियंस जो है अगर ग्रेजुएशन करने के बाद या PG करने के बाद सिर्फ 6 महीने के, तो आप एलिजिबल नहीं है। कम से कम भैया मतलब समझ रहे हैं ना, 6 महीने नहीं है मतलब आप 1 साल का भी अगर करके आए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ये इनका मतलब है, ठीक है। और बस अपने नंबर वगैरह सही रखिएगा। देखिए ये है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसमें अगर आपको इसके लिए भरना है ना, देखो इसमें कैसे, और एक चीज़ और सुन लो, रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बेस पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखो दोस्तों, अभी थोड़ी देर में मैं नीचे बताऊंगा आपको कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्या पढ़ना है और आप सीधे पास हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, तो आप चिंता नहीं करें। देखिए PDF में कैसे हर चीज़ उपलब्ध होती है, तो ठीक है मैं इस पर ही बता रहा हूँ बाकी बातें, क्योंकि आप खुद देख सकते हो PDF में आपको दे दूंगा, क्योंकि ये अब देखिए बस सिंपल सी चीज़ है कि भाई आप जो भी डिपार्टमेंट भर रहे हैं उससे आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए, और MBA और मैंने बता दिया आपको, है ना। और कुछ खास नहीं, अगर कोई भी डाउट आए इस पॉइंट पे कोई भी PDF उठा के पढ़ना, है ना, मैंने आपको वैसे सब एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी बचा नहीं है, जो मुझे बोलना था ना मैंने सब बोल दिया है, ठीक है। और देखिए अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो मैं पहले बताता हूँ, अगर कोई SC का है, ठीक है, तो SC का सर्टिफिकेट उसको लगेगा ही लगेगा, आपको मालूम है। अगर कोई ST का है तो उसको ST का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। OBC दोस्तों देखो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर, ठीक है, और एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। इसी तरह से जनरल कैटेगरी भी एक और कैटेगरी में बांटी गई है दोस्तों, और उसे कहते हैं EWS, ठीक है, EWS। और फिर अपना बचता है फिजिकली हैंडीकैप, और ये भी बता दो फिजिकली हैंडीकैप में सिर्फ और सिर्फ विजुअली जो इम्पेयर्ड लोग हैं, यानी जिनके जो ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, सिर्फ वही इसे भर सकते हैं, और इसका भी इनको मेडिकल फॉर्म दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जो लगता है वो दिखाना पड़ेगा। EWS कौन होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन ये ऐसे परिवार होते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन में इनका प्लॉट नहीं होता, कोई इनका जो रेसिडेंट है 100 स्क्वायर फीट जो है वो किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के पास नहीं होता, या 200 स्क्वायर फीट भी किसी म्यूनिसिपैलिटी के पास नहीं होता, समझ गए, पूरी सालाना आय। और इनके अंदर जो फैमिली इंक्लूड होती है उसमें सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ही काउंट करते हैं, 18 साल से अगर ऊपर है तो फिर उसे काउंट नहीं करते, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, उन्हीं के लिए फैसिलिटी है।
तो वो पूरा फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है। जो मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए बताया ना 8 लाख से कम होता है तभी कहते हैं, बस वही फर्क होता है ओबीसी के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर में दोस्तों वही आता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, 1000 स्क्वायर फीट में उनका जमीन नहीं होता, मतलब उनका घर नहीं होता, 100 स्क्वायर फीट में उनका प्लॉट नहीं है जो म्यूनिसिपैलिटी के पास होता है, ऐसा करके पूरा एक फॉर्म आता है। तो जो ओबीसी के एनसीएल को भरना, देखो जो ओबीसी का रिजर्वेशन है ना, याद रखिए जो ओबीसी की रिजर्वेशन है वो इनको मिलती ही नहीं है। अभी मैंने अभी हाल में ही बनाया है, एमपी एपेक्स बैंक के भर्ती में मैंने बताया हुआ था कि एपेक्स बैंक की भर्ती मैंने साफ साफ ये चीज़ बताई हुई है कि ओबीसी का जो है, वैसे भी दोस्तों देखो 27% का आरक्षण है, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार में चल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस दायर हो चुके हैं हाई कोर्ट में। इसलिए क्या किया है एपेक्स बैंक ने कि वो 27% सीटें तो उसने रखी हैं, लेकिन वो सिर्फ 14% की ही रिजल्ट मेरिट लिस्ट में घोषित करेगा, और जब हाईकोर्ट अपना फैसला दे देगा तो बाकी 13% की भी सीटें का मेरिट लिस्ट वो निकाल देगा। यानी इनिशियल यानी पहले लेवल पे सिर्फ 14% की निकाली जाएंगी, 13% को रोक के रखा जाएगा इस सीट को, है ना। 13-14 कितने हो जाएंगे, 27%, क्योंकि पहले 14% का आरक्षण था, बाद में 13% और बढ़ाया गया और 27% दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट में चुनौती की वजह से ये मामला अभी चल रहा है, और जब हाईकोर्ट निर्णय दे देगा तब ये 13% की लिस्ट बाद में निकाली जाएगी, है ना। अपेक्स बैंक का है, अगर आप ये बैंक भर सकते हो तो अपेक्स बैंक की भर सकते हो, वो भी देखना, ठीक है। मैंने एसबीआई मैनेजर का भी बनाया, सारी लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा, सब वहां पर जाकर के देख लेना। और कोई भी दिक्कत है तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी आपको दी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बताया, तो देखो जितनी चीजें मैंने डिपार्टमेंट के नाम लिए ना, इन सब का देखो, फिजिकली हैंडीकैप में याद रखना ना हियरिंग लॉस के लिए ना सेरेब्रल पैल्सी के लिए किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक पोस्ट है, वही से भर सकते हैं। और ये भी याद रखो फिजिकली हैंडीकैप भी 40% जो बेंचमार्क है, मतलब ये कहते हैं कि अगर कोई अपंग व्यक्ति है तो वो अपंग कम से कम 40% तो उसकी अपंगता होनी चाहिए, तभी वो इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकता है। अगर 40% से कम की अपंगता है तो वो इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकता, मतलब 40% बेंचमार्क है, इसीलिए कहते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। आपने देखा होगा ये लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, आपको बिल्कुल मैं परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, कुछ चीजें याद रखेंगे, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे कि मैनेजर रिस्क एनालिस्ट, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखो जरा 24 साल, मतलब समझ रहे हो 24 साल के लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं भैया। और ये रहा दोस्तों बी.टेक, अगर आपने कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस से किया है ग्रेजुएशन, या फिर आपने मैथमेटिक्स, यानी समझ गए, यानी कि बीएससी मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, है ना। बस ये है कि मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस फील्ड में, समझ गए। इस तरह से बाकी 27 से 40 हैं, तो बी.टेक वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी, और बीएससी मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप समझ गए ना, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये रेगुलर है, जितने भी नीचे दिख रहे हैं आपको सारे के सारे रेगुलर हैं, है ना। रेगुलर कहाँ से शुरू होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये आप सीरियल नंबर, ये देखो ऐसे लिखा मिलेगा, सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 11 तक सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि हेड और डिप्टी हेड की पोस्ट हैं। और फिर सीरियल नंबर 12 से लेकर के नीचे चले जाएंगे अपन, सीरियल नंबर मैं बता देता हूँ आपको, सीरियल नंबर 23 दिख रहा है आपको, सीरियल नंबर 23, सीरियल नंबर 12 से लेके सीरियल नंबर 23। और ये भी देखो, ये भी बी.टेक वाले साइंस और ये सब कर सकते हैं, एमएससी बीएससी वाले सब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी खोना नहीं, अपने देख लेना, और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, जो आप बाद में भरोगे ना उसके लिए आपको पेपर लेने लगेंगे। अगर आपने हेड डिप्टी हेड के लिए बाद में भरा है तो उसका पेपर हो जाएगा, और अगर आपने बाद में भरा है क्या कहना चाहिए ब्रांच मैनेजर के लिए तो उसका पेपर हो जाएगा। यानी जो फॉर्म आप बाद में भरोगे, जैसे मान लो कभी कभी हो जाता है ना कि मैंने हेड डिप्टी हेड के लिए अप्लाई कर दिया, अब मुझे लगा अरे नहीं यार मुझे तो मैनेजर के लिए अप्लाई करना था, तो समझ गए आप मेरी बात, तो ये दिक्कत हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी। अच्छा, और अब ये देखो, ये सारी की सारी कितनी कितनी कैटेगरी वाइज बांट दिया है। एससी के लिए 4 पोस्ट है टोटल, है ना। और कहां पर है देखो, वो पोजीशन भी बता दी है, S1 से लेकर के S11 में कहीं भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। ये कौन सी थी, ये हेड और डिप्टी हेड की पोस्ट थी, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी, मतलब यहां पर उनके लिए है ही नहीं, खाली है, यहां पर सबके लिए ही खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं, बस अनरिजर्व के लिए है वहां पर 11, ठीक है। ये देखो, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। और ये देखो, अब यार ये मालूम है ना ये कौन सी थी, ये मैनेजर वाली पोस्ट थी जो रेगुलर वाली। तो रेगुलर में एससी वाले 4 भर सकते हैं, एसटी वाले 1 भर सकते हैं, ओबीसी वाले 7 भर सकते हैं। ओबीसी के लिए बस यहीं पर है S12 से S21 तक, समझ गए, मतलब नीचे की 2 भी आप नहीं भर पाओगे। तो कोई भी लड़का अगर 24 साल का है या 23 साल का, तो अपनी उम्र से पहले अपनी पोस्ट देख ले किसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 22 और 23 के लिए आप SC ST OBC और EWS कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो 22-23 कौन सा है, 22 मतलब ये वाला रहा, दिख रहा है आपको। यानी मैनेजर रिस्क फ्रॉड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, SC ST OBC और EWS। और उसी तरह से आप इसके लिए भी यानी रिस्क एनालिस्ट के लिए भी तैयार नहीं भर सकते हो, ठीक है। यानी 34 साल की मिनिमम उम्र, और ये 34 साल की मिनिमम उम्र, ये सिर्फ का फायदा उठा सकते हैं जनरल
कैटेगरी वाले लड़के है ना वो यहाँ पे है, वो लड़कियां भी हैं उसमें शामिल, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से और ये देखो मैंने कहा था ना फिजिकली हैंडीकैप के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी S12 से S21 में है, लास्ट की 2 नहीं है उनके लिए, है ना, बाकी कहीं पर भी कोई पोस्ट नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्टडी की है मैंने, रात भर पढ़ा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, बदले में आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे देखो, आप चिंता नहीं करो, मैं आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुंचाता हूँ। बेल आइकन और सब्सक्राइब आपको करके रखना पड़ेगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप मिस कुछ नहीं करो। मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि पूरा यहाँ पर बैठ कर पढ़ाऊंगा, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, सारे पॉइंट्स मैंने अलग से ही ग्रैब कर लिए हैं कि जो आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बाकी कचड़ा होता है, आपके काम की कुछ नहीं होती है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, देखो आपको समझ में आएगा। और ये भैया एज रिलैक्सेशन है, 5-5 साल का मिला है SC/ST को, OBC को हमेशा के 3। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इनने कहा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है ना, वो भी कौन सा, विजुअली इंपेयर्ड, देखो साफ बोल दिया। इसका मतलब अब अगर कोई हियरिंग वाला लॉस वाला कोई मुझे सुन रहा है तो वो उसके काम का नहीं, सेरेब्रल पैल्सी वाला सुन रहा है तो वो उसके काम का नहीं है, 1 लेग है ना, बोथ लेग वाले अगर कोई है तो भी इनके काम का नहीं है। अब ये भी कहाँ से कहाँ, देखो S12 शुरू होगा और S21 तक, यानी सिर्फ मैनेजर वाले पोस्ट में फिजिकल हैंडीकैप और वो भी विजुअल इंपेयर्ड जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और अब देखो विजुअली इंपेयर्ड, अब मान लो यहाँ पर अब आप सोचोगे सर इतनी सारी चीज़ें क्यों लिखी हैं, ये 10, 13, 12, 15 क्या, तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो क्या हो सकता है कि ये एक विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है भाई, इन सब के बीच में एक ही पोस्ट है। अब वो चाहे जनरल का हो फिजिकली हैंडीकैप, या जनरल के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, चाहे वो OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो, चाहे वो SC/ST से हो। भाई फिजिकली हैंडीकैप तो हर डिपार्टमेंट में हो सकता है ना, हर वर्ग में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि वो एक बंदा इस वाले से आया जनरल और EWS से, तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर वो OBC से वो एक बंदा आया तो 13 साल की, और अगर वही फिजिकली हैंडीकैप जो जिसको दिखाई नहीं देता ठीक से क्योंकि उसी के लिए खुली है, तो उसको 15 साल का। समझ गए। अब आता है दोस्तों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये एक्स सर्विसमैन है ना, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन दिखा है। अब ये चाहे किसी भी भाई डिफेंस से आए हुए हों, 5 साल की जॉब करके आए हों मिनिमम, वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के बारे में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन के कोटे से, है ना, ये चल क्यों नहीं रहा, एक्स सर्विसमैन के कोटे से अगर किसी ने एक बार रिजर्वेशन का फायदा उठा के कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है, तो अब वो सोचे कि मैं दोबारा इसी रिजर्वेशन से, यानी कि एक्स सर्विसमैन के कोटे से अगर जॉब लेना चाहूँ तो ऐसा अलाउड नहीं है। सिर्फ एक ही बार उस कोटे से, रिजर्वेशन से एक्स सर्विसमैन फायदा उठा सकता, दूसरी बार वो उससे उठा नहीं सकता। 600 रुपये की फीस मैंने आपको बता दी थी कि जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए है। सारी महिलाओं के लिए 100 रुपये ही है, और ST/SC और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 100 रुपये ही है। समझ गए आप दोस्तों, है ना। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपने देख लिया, ये नियम है। ठीक है, अब बाकी वो खुद चेक कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लोकेशन मैंने बताया आपको, जैसे कि वो मुंबई देना चाह रहे हैं भैया, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मुंबई चले जाओ। ठीक है, रेगुलर पोजीशन ये सब मैंने बता दिया ना, 1.5 लाख तक की जो सैलरी है ये मिलती है रेगुलर वालों को, और कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को अभी कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखना कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट, जो S1 से S11 है ना, सीरियल नंबर S11 याद है, सभी को याद होगा, मैंने बताया ना 5 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, है ना, जो कि एक्सटेंडेड हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है, उस पर डिपेंड करता है। और जो रेगुलर वाले उन्हें 12 मंथ की ट्रेनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को 6 मंथ की ट्रेनिंग है। ठीक है, जो रेगुलर वाले मैंने आपको बता दिया ना, 3 साल मिनिमम करना पड़ेगा, बॉन्ड भरा जाएगा 1.5 लाख रुपए का, नहीं दिया तो 1.5 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। और ये बात यहाँ इस पॉइंट पे लिखी हुई है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू होगा, दैट्स इट। और ये क्वालिफाई, ये मतलब नाम ये लोग सजेस्ट करेंगे, इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही देना ताकि सही चीज़ उसमें आ जाए। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में जाना, है ना। जैसे ये यूट्यूब देख रहे हो ना आप, तो यहाँ पर एक ऐसा बटन करके आएगा, इसको क्लिक कर देना। जैसे नीचे जाओगे तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन लिंक, बस क्लिक करना, आप तुरंत जो मैंने साइट बताई ना वहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, वहाँ पर जैसे पहुँचोगे तो अपना बायोडाटा तैयार रखना, वहाँ पर फोटो सिग्नेचर सब अपलोड करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कुछ है, MBA की मार्कशीट्स वगैरह जो भी है सब वहाँ पे वो आप खुद समझ जाएंगे। फोटो वगैरह कितने साइज की होनी है सब बता देता हूँ। 100 रुपये की फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, और याद रखिए जब तक फी पे नहीं होगी तब तक इसे पूरा नहीं माना जाएगा, है ना, आपने भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है, और क्या क्या रिजेक्टेड होते हैं, मतलब मालूम है आपको, अगर गलत जानकारी दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, बस यही बात बोली गई है और तो कुछ बोला नहीं गई है। ठीक है, इसमें इतनी चीज़ें हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपने ये भी देख लिया, डिस्क्लेमर भी आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको बताने वाला था पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी, और यही पोर्शन आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। देखिए अब आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हेड लार्ज कॉर्पोरेट हेड, NBFC हेड, MSME, या इनमें सपोज करो आपने इनमें से कुछ भी भरा है। ठीक है, तो आपका इसी के हिसाब से पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ही होना है ना। तो इंटरव्यू अगर होना है, मुझे पता है कि इंटरव्यू होना है, तो आपको दिख रहा है ये सारे पॉइंट आपके काम के हैं भाई। यहाँ पर क्या रहेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब
यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा किसी को क्या पढ़ना। तो 2 मिनट में यूट्यूब में सर्च मारना, ठीक है, उस टॉपिक को उठा लो जो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि मान लो किसी को भाई फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और प्राइसिंग अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्च मारा और देख लिया क्या है, ठीक है, पॉलिसी प्राइसिंग अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, डिजिटल इनिशिएटिव्स बिल्ड अपॉन द प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पोर्टफोलियोज कैसे। तो समझिए ये सारे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, पागल नहीं है पीडीएफ बनाने वाला, है ना, बैंक पागल नहीं होती है। इंटरेक्शंस विद द बिजनेस कैसे करना है, लीगल, ऑडिट, आईटी, अगर ये टर्म आपको नहीं पता है, आप जॉब करते करते ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप एक बार देखो, मेरा ये मानना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया जॉब स्पेसिफिक स्किल्स। अब आप यहां पर पहले क्या करते थे उससे मतलब नहीं है, अब जो आप करने वाले हो ना उसके लिए यहां पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने कहा कि नॉलेज होना चाहिए आपको रेलेवेंट बिजनेस लेवल क्रेडिट पॉलिसीज का, तो भैया तुरंत सर्च मार दो बिजनेस लेवल क्रेडिट पॉलिसीज, ठीक है, और कुछ नोट्स बना लो, कुछ पॉइंट्स बना लो और इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, हो गया काम भाई, बन गया आप। समझ गए, इतना आसान है दोस्तों, कुछ बाहर से नहीं पूछेगा। ये जो दिए हैं ना ये पागल नहीं है, इन्होंने इसीलिए दिया है कि आप इसे देखो और इसे समझो, ठीक है। यहां पर ये देखो रोल्स पर, तो हर पोस्ट के लिए दिया हुआ है भैया, हर पोस्ट। जैसे कि ये क्रेडिट रेटिंग हेड है तो इसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और उसका जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या मांगे गए, तो ये हर तरह के हैं, ठीक है। सारी पोस्ट के लिए दिखा, पूरे पीडीएफ में वही है। ये पीडीएफ की लिंक दूंगा अलग से मैं आपको, ठीक है, पूरे पीडीएफ की लिंक दूंगा अलग से। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट सारे मार्क कर लेना, जॉब स्पेसिफिकेशन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे चलते जाओ, अब आपको दिखेगा और कुछ है ही नहीं इसमें ना, इसको चलो इसको कर्सर को मैं हटा देता हूँ तो आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए ऐसे नीचे चलते जाइए, ये देखिए ये है ना, और यहाँ पर देखो ये तो इन्होंने ये भी तक बता दिया स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज में, यहाँ पर ये इतना कुछ चाहिए, एसएस पाइथन तक आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो लो भैया शुरू हो जाओ, है ना। यहाँ पर भी वही पाइथन वाली बात है, तो रूल्स एंड किस में चाहिए ऐसा, जब मैनेजर आप फ्रॉड रिस्क एनालिस्ट का बनोगे तो बनी बातें होना चाहिए। अब आती दोस्तों बारी की फोटोग्राफ वगैरह कैसे क्या होंगे, है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको दिखेगा कि मैं हाईलाइट ले लूँ, एक सेकेंड, हाईलाइटर। अब ये देखना है यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये 20 से 200 KB, है ना, मतलब जितनी फोटो इमेजेस हैं आपकी वो सारी की सारी 20 KB की होंगी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसी के जैसे अब नीचे चलते जाओ, एक सेकंड यहाँ पर, तो याद रखना फोटो आपकी 200 से 20 KB के बीच में होगी, वहीं आपका सिग्नेचर भी 10 से 200 KB के बीच में होगा। और दोस्तों याद रखो MS पेंट में, है ना, MS पेंट में जा करके आप इसे तुरंत एडिट कर सकते हैं अपने पिक्सल्स को, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। जो भी फोटो आपको ये पिक्सल में बदलना हो ना, तो मैं बता देता हूँ, हल्का सा ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि पिक्सल अगर मैच नहीं कर रहा है, फोटो में अपना राइट क्लिक करना, ठीक है, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने पे एक बड़ा सा वो ओपन होगा, ठीक है, और इसमें ओपन विद करके आएगा, तो ओपन विद में जाना और पेंट सेक्शन में पहुंच जाना, ठीक है। पेंट सेक्शन में जैसे पहुंचोगे तो फोटो यहाँ पे कोने में पड़ी होगी, ये पूरा का पूरा पेंट सेक्शन होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ हल्का सा, और यहाँ पर रिसाइज वाला होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे फोटो यहाँ आ गई ना, सीधे रिसाइज एक लिखा हुआ है, रिसाइज पे क्लिक कर देना। रिसाइज पे जैसे ही क्लिक करोगे एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, उसमें जाना, पिक्सल लिखा होगा, ठीक है, और 2 ऐसे बने होंगे विड्थ और हाइट, ठीक है, तो ऊपर वाले में 140 लिख देना, ठीक है, और नीचे वाले में 60 लिख देना, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा एस्पेक्ट मार्जिन, मेंटेन एस्पेक्ट मार्जिन रेशो, तो वो जो है उसको अगर वो क्लिक है तो उसे हटा देना, ठीक है, और ओके कर देना, आपका इसी पिक्सल में ये बन जाएगा। समझ गए जो मैंने कहा, उसको एक बार वापस सुन लेना, ठीक है। और ऐसे ही आप सिग्नेचर के लिए भी अपना पिक्सल बना सकते हो और ऐसे ही आप फोटो के लिए बना सकते हो। और अगर कंप्रेस करने की बात है कि भाई मेरा सर 400 KB हो रहा है, तो तुरंत जाना गूगल पे सर्च मार देना ऑनलाइन कंप्रेशन, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, ठीक है, और याद रखना JPG में फॉर्मेट में होना चाहिए, तो JPEG में हो या JPG में हो, और ये सब हो जाता है। समझ गए, ऑनलाइन आपको कंप्रेसर ऑफ द इमेज डालना, 200 KB से वो अपने आप ही कम हो जाएगा, तो ठीक है, परेशान नहीं होना। और बाकी बस ये आपको अपलोड करना है, यही बात उन्होंने कही है। JPG वगैरह में प्रोसीजर वगैरह सब आपको वहाँ पे खुद ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर्म किसके किसके हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देखना, ये जो फॉर्म है ये है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, मैंने कहा था ना उनको दिखाना पड़ता है, ठीक है, तो ये उनके लिए हो गया, मतलब ये सब इतने सारे एक्ट पे काम करता है ये, ठीक है। और अब नीचे आ जाओ आप, ठीक है, अब आपको दिखेगा ये OBC के लिए यार, लेकिन कौन से OBC के लिए, याद है ना, नॉन क्रीमी लेयर। कहाँ लिखा है सर नॉन क्रीमी लेयर, है ना, यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से पढ़ना, सर्टिफाई दैट ही और शी डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन्स कैटेगरी क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर से वो बंदा बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और देखो साफ साफ मैंने आपसे बताया था ना, कहाँ लिखा है, इसमें 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना आय, है ना, एक सेकेंड, ये अच्छा चलो इसमें बताया नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी आपको, है ना।
उसमें लिखा नहीं है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है दोस्तों। अब ये पहला वाला जो है ये ब्लाइंडनेस के लिए, यानी जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो इसी वाले को भरेंगे, क्योंकि एक ही पोस्ट तो है उनके लिए, मैंने बता दिया आपको, है ना। और सीरियल नंबर 11 से लेकर के 21 तक के बीच में, तो अपने देख लेना, अगर आपने MBA किया है तो आप भर सकते हो, ठीक है। और ये रहेगा आपका, है ना, ये है भैया आपके लिए फॉर्म, ठीक है। और अब मान लो किसी को मल्टी डिसेबिलिटी है भाई, क्यों मल्टी डिसेबिलिटी में भी तो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं ना, लेकिन उनके पास और भी डिसेबिलिटी होती है, जैसे 1 लेग हो गया, बोथ लेग हो गया, है ना, ऐसे भी रहता है, सेरिब्रल पेल्सी भी हो, मतलब साथ में ये है। और अगर और भी कोई है तो आपके लिए फिर ये वाला फॉर्म है, क्योंकि ये लिखा है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो मैं सब कुछ बताते चल रहा हूँ, तो आप ये वाला भर सकते हो। और मान लो अगर किसी के पास अब इससे अलग हट के कोई डिसेबिलिटी है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। और मैंने बताया ना 40% मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा उठा पाते हैं आप इस चीज़ का, ठीक है। और दोस्तों अंत में अब आता है यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। याद है ना, जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, ये 8 लाख रुपए से कम, देखो इसमें सब लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है बिलो 8 लाख पूरी फैमिली से। और फैमिली में कौन आएंगे, 18 साल से कम के बच्चे होने चाहिए, याद रखेंगे। और ये देखो 5 एकड़ की एग्रीकल्चर कोई ज़मीन, इससे 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इससे ऊपर है तो नहीं हो आप, ठीक है। पूरे परिवार में, पूरे खानदान में झांकेंगे, ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। 1000 स्क्वायर फीट से आपके पास नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट का यार्ड म्यूनिसिपैलिटी के बाद, और ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको वैसे ही ऑलरेडी बता दिया। और दोस्तों यहीं पे ये फॉर्म खत्म होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आपको मज़ा आया कि नहीं, मैं जानना चाहूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके, कोई भी डाउट हो, मैंने आपको बता दिया ना, इंस्टाग्राम की ID, आप यूट्यूब पर जाना, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। और चिंता मत करो, ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के प्लेलिस्ट है आप उसको देखते रहा करो। आप क्या करो, मान लो वीडियो नहीं भी मिल रही ना, तो आप एक बार डिस्कशन विद मनोज सर्च मार के सीधे प्लेलिस्ट में पहुंच करके, प्लेलिस्ट में नाम है ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के, पहुंच करके एक बार चेक कर लिया करो। एक बार जब चेक करोगे तो जो ऊपर सबसे वीडियो होगा ना, वही करंट वाला वीडियो होगा, ठीक है। और बाकी भी होंगे तो वो एक एक दिन के गैप के होते हैं, मतलब सारे के सारे डेट्स अभी हैं। अभी इनमें कई सारे फॉर्म ऐसे हैं जिनकी डेट्स अभी गई नहीं है, आप उनको देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए, शेयर करना ना भूलें, है ना। अपने कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए नहीं भी करना चाहिए लोगों को, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी इस पर मैं और क्या बात करूँ आपसे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने इसे सुना होगा, समझा होगा। जैसा भी लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और बस ओमिक्रॉन फैल रहा है तो उन नियमों का पालन करिए और सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करिए कि घर से, वैसे स्कूल वगैरह ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब खैर ये सब बातें बात की, चलिए दोस्तों, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।